Hello friends, welcome to our channel of Mission IAS Academy. Under the editorial series of The Hindu, we are discussing the editorial section every day, right, for the UPSC preparation. But आज का जो सेशन है हम एडिटोरियल का डिस्कशन तो करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आज डिस्कस करेंगे जो कल बजट आया है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बजट जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ये है अभी जो यूपीएससी की 26 मई 2024 को जो होने वाली प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा हम आज के सेशन में पहले ये पार्ट डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हमारा रेगुलर एडिटोरियल एनालिसिस जो मेंस पर्सपेक्टिव से करते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो बजट आया हुआ है, राइट, कल जो बजट जो है ये रीड किया गया, ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर एक तो बजट रीड करता है, ये हमें पता है, लेकिन ये बजट को इंटरिम बजट भी कहा गया। इंटरिम बजट मतलब ये क्या होता है, पहले ये बात आप समझिए। इंटरिम बजट ये बजट होता है जब जनरल इलेक्शन लोकसभा के जो है ये बहुत नज़दीक होते हैं, क्योंकि ये पहले ही है। बजट जो है ये पूरे एक साल का होता है, लेकिन इलेक्शन जो है ये अभी 2 महीने के पहले होने वाले हैं, इसीलिए ऐसे बजट को इंटरिम बजट कहा जाता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये बजट करने के लिए वोट ऑन अकाउंट की प्रोसीजर की जाती है। अभी वोट ऑन अकाउंट ये क्या होता है एग्जैक्टली? वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है कि टोटल एस्टिमेशन जो होता है उसकी 1/6 अमाउंट जो है वही कंसिडरेशन में ली जाती है एलोकेशंस में। और जनरल इलेक्शन होने के बाद नॉर्मली 2 महीने का 2 मंथ्स का पीरियड जो है ये कंसिडरेशन में लिया जाता है, और उसके बाद ये वोट ऑन अकाउंट पास होने के बाद पूरा एक बजट होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी जुलाई 2024 में वापस जो है इलेक्शन होने के बाद ये बजट होगा। लेकिन अभी का जो बजट है ये इलेक्शन के पहले का है, इसीलिए इसको इंटरिम बजट कहा जाता है। इसीलिए इस बजट में बहुत हेवी डिक्लेरेशंस नहीं हुए हैं, लेकिन क्या क्या नई चीज़ें जो इसमें एडअप हुई है, क्या क्या एलोकेशंस जो है ये बिल्कुल नए पोर्टफोलियोज के लिए दिए गए हैं, ये कहाँ इंक्रीज हुआ है, कहाँ डिक्रीज हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में इस पे आपको क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि ये वोट ऑन अकाउंट है, इंटरिम बजट है, और गवर्नमेंट का जो ये बजट के बारे में जो डिक्लेरेशन है ये है कि 50% इंक्रीज हुआ है एवरेज रियल इनकम में, राइट। जो एवरेज रियल इनकम है ये 50% से बढ़ा है, ठीक है। तो 50% से ये इनकम जो है एवरेज रियल इनकम बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। जैसे मैंने कहा वोट ऑन अकाउंट कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशन फर्स्ट अप्रोच जो है ये यूज किया गया है। ऐसे जो है एनडीए गवर्नमेंट का जो है ये एजेंडा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट अप्रोच जो है इस बजट में रखा गया है। तो बजट में जो सेक्टर वाइज जो एलोकेशंस है, सेक्टर वाइज मीन्स व्हाट, द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, राइट। तो ये जो सारी चीजें ये हमें थोड़ा डिटेल में पढ़नी है। सो एवरेज रियल इनकम इट इज इंक्रीज्ड बाय 50% एज आई मेंशन, इंक्रीज बाय 50%, एंड इन्फ्लेशन इज मॉडरेट। इन्फ्लेशन जो है ये मॉडरेट रहा है, लेकिन 50% से एवरेज रियल इनकम जो है इंक्रीज हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा फोकस जो है यहाँ पे दिया गया है कि अगर इनकम बढ़ा है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बजट में एलोकेशंस भी जो है ये किए गए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है, जो स्कीम्स, जहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जो नई स्कीम्स आई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 22 जनवरी के बाद, राइट, आफ्टर द कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम मंदिर, प्राइम मिनिस्टर सर्वोदया योजना जो है ये बिल्कुल ऑफिशियली अनाउंस की गई। इसका भी डिक्लेरेशन इस बजट में रहा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? इट इज समथिंग रिलेटेड टू द यूज ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस। रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस पे फोकस किया गया है, और पावर जनरेशन थ्रू द सोलर एनर्जी ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इसके साथ
इस पर्टिकुलर बजट में अगर आप देखोगे इसका डिटेल रोड मैप जो है, इस डिटेल रोड मैप में आप देखोगे कि जो अमृतकाल, जो एक्चुअली करंट गवर्नमेंट का जो इम्पॉर्टेंट फेज है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है अभी के, उन्होंने ये अमृतकाल ये टर्म यूज किया है, और वो होता है कि 75 ईयर्स से 100 ईयर्स तक का जो 25 ईयर्स का टाइम है, इसको अमृतकाल उन्होंने कहा है। और इस पर्टिकुलर पीरियड में दे हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंटल एजेंडा। तो डेवलपमेंटल एजेंडा में जो विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहा है। एंड बाय 2047 तक ये टारगेट को अचीव करना, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस गवर्नमेंट का रहा है। इस पर्टिकुलर बजट में इस तरीके से डिस्कशन किया गया है, राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो सोशल जस्टिस, राइट, सोशल जस्टिस जो है, सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या होता है? सोशल जस्टिस मीन्स रिमूविंग ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी में से इनइक्वालिटी, राइट, जैसे आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, राइट, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट शुड प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सोशल जस्टिस जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में बजट में एलोकेशन जो है ये रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ओवरऑल रोड मैप है, यहाँ आपको जो बातें डिस्कस की गई दिखाई दे रही है, ये प्राइम फोकस एरिया है। पहला मैंने जैसे कहा कि ये वोट ऑन अकाउंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस किया गया है, राइट, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। उसके साथ सोशल जस्टिस, रिमूविंग ऑफ द इनइक्वालिटी, जो रिच एंड पुअर में का जो गैप है, ये कम करने के लिए भी जो है एक्शंस लिए गए हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन जो है ये क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द बजट। दिस इज समथिंग द टर्म विच इज रिलेटेड विद द बजट, वेयर द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ये जो दो कंपोनेंट होते हैं, इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। और जब अगर एक्सपेंडिचर जो है ये रेवेन्यू से ज्यादा होता है, उसे एफडी कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, मतलब आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। तो ये जो सिचुएशन होती है उसको एफडी कहा जाता है। और ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए जो है, ये अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो ये हम मेंस के कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एफडी जो है, एफडी के लिए जो टारगेट है वो टारगेट को भी रिवाइज किया गया। और ये टारगेट में अगर आप देखोगे तो पहला जो टारगेट एक्सपेक्टेड जो था 5.9% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी इसको हम जनरलाइज वे में कहेंगे ग्रोथ, यहां पे अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मैंने एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रोथ कहा, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अर्थ होता है कि टोटल प्रोडक्शन, फाइनल टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, राइट, विद इन द टेरिटोरी ऑफ द कंट्री इन 1 ईयर, इसे जीडीपी कहा जाता है। तो ये जो जीडीपी एक इनकम पैरामीटर होता है, नेशनल इनकम पैरामीटर इसको कहा जाता है। ये मेंस के लिए आप पढ़ते हो तो डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे ये जो एफडी है ये जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में काउंट होता है। तो 5.9% ऑफ द जीडीपी, टोटल जीडीपी जो है ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा रिवाइज किया है। रिवाइज डेफिसिट एस्टिमेट ये है 5.8% ऑफ द जीडीपी, एंड वी हैव टू रीच अप टू द 5.1%, मतलब इसको और कम करना है अप टू 2024-25। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बजट के डिस्कशन में। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स भी कहा गया, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज किया गया है इस बार। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज द एक्सपेंडिचर which is related with the infrastructure. Infrastructure includes roads, railways, ports, industries. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन भी इस साल बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एलोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और इस ईयर जो है ये कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसका एलोकेशन ऑलमोस्ट 11.1% से बढ़ा है। देखिए आपको ये नंबर्स पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ओवरऑल वो पर्टिकुलर जो
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये समझने के लिए ये सारी चीजें भी है, ये लिंक करनी जरूरी है। तो इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये 11.1% से बढ़ाया है, जिसको मैंने कहा कैपेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको बहुत ज़्यादा जो है फोकस में रखा गया है। तो ये वाला पार्ट जो मैंने बताया, ये सबसे पहला वाला जो आर्टिकल है, इसमें ओवरऑल जो बजट के जो डिसीजंस है वो डिस्कस किए गए हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे जो आर्टिकल्स है जो पढ़ेंगे, जो बेसिकली जिसमें कोई बायास्ड जो है ना हो, मतलब बायास ना हो, जिसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल क्रिटिसाइजेशन ना हो, जो बजट में एक्चुअली जो एलोकेशंस दिए गए हैं सेक्टर वाइज, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम एडिटोरियल एनालिसिस में उसमें जाते हैं। जब हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं तब हम ये सारे व्यूज को बिल्कुल कंसिडरेशन में लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है वो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, और इसका ज़्यादा रिलेवेंस आपको जो अभी आने वाली प्रीलिम्स है 26 मई 2024 को यूपीएससी की जो प्रीलिम्स होगी वहाँ पे ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो यहाँ में आप देख सकते हो कि ये बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने पहले भी बताया आपको कि फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, राइट, ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा पेस से बढ़ रही है, और उसके हिसाब से डिमांड जो है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड, इन्फ्लेशन जो है हमें पता है, इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को ध्यान में रखा गया है। लेकिन इसके बारे में डेटा जो है, एक्यूरेट डेटा नहीं आया है, लेकिन चैलेंजेस में इसको कंसिडर किया गया है कि फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे ही ये इंटरिम बजट जो है इसमें जो एलोकेशन से वो डिसाइड किए गए। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे हमने, जैसे मैंने कहा कि विकसित भारत जो गोल है, राइट, डेवलप्ड इंडिया, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन इट इज ग्रोइंग फास्टली, फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन इसके लिए जो डेटा है, लिटिल डेटा इट इज नॉट अवेलेबल। और पॉपुलेशन हम किसके बेसिस पे काउंट करते हैं? फर्टिलिटी रेट पे। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR, इसके बेसिस पे ही हम पॉपुलेशन जो है ग्रोथ इसको मैप करते हैं। तो इसीलिए इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है इसको भी फोकस किया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न से भी इन सारी चीज़ों को देखा गया है, हाईलाइट किया गया है, राइट। और डेमोग्राफिक चेंजेस जो है, डेमोग्राफिक मींस चेंजेस रिलेटेड टू द पॉपुलेशन। डेमोग्राफी वर्ड जो है ये पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल पॉपुलेशन, वर्कफोर्स जो होता है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस की गई है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन इस डेमोग्राफी को अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, एज वेल एज चैलेंज भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 9th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का NCERT का 2nd चैप्टर जब पढ़ते हो, पीपल एज रिसोर्स, तो इसमें कैसे ये ह्यूमन रिसोर्स जो है अगर आप उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, देन डेफिनेटली ये जब ह्यूमन पॉपुलेशन रिसोर्स में कन्वर्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है इकोनॉमी के लिए। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप 9th स्टैंडर्ड की 2nd चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है। तो देखिए कैसे NCERT का रिलेवेंस करंट से आता है, यही मुझे बताना है कि कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको NCERT का रिलेवेंस आना ही आना है। इसीलिए NCERT की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से पॉपुलेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बेसिस पे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है, ग्रोथ कितनी है। लेकिन ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है करंट टाइम में, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल 2 सर्वे किए गए, पहला जो है इसे कहा जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 को ये किया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बॉर्न टू वुमन ओवर हर लाइफ टाइम, मतलब ये जो फर्टिलिटी रेट है उसकी ये डेफिनेशन है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन बॉर्न टू द वुमन ओवर हर लाइफ टाइम,
तो इसे कहा जाता है TFR। ये TFR 2 से राइट 2 से 2.1 से 2 हुआ है, सॉरी राइट, मतलब ड्रॉप हुआ है ये 2.1 से 2 तक 2019 में। ये एक रिपोर्ट है। और दूसरा रिपोर्ट ये कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, इसका जो रिपोर्ट है इसके अनुसार ये 2022 में आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ड्रॉप हुआ है, लेकिन 2.2 से 2 तक हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों रिपोर्ट में आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल इशू है, राइट। तो यहाँ पे भी ये चीज भी यहाँ पे कही गई है कि इस डेटा, हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, लेकिन यस पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये ज्यादा हुई है और उसी कॉन्टेक्स्ट में हाँ जो भी डिसीजन है वो लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर का जो इस बजट के लिए जो व्यू देखोगे, तो यहाँ पे ये जो इंटरिम बजट है इसमें स्पेसिफिकली डेवलपमेंटल एजेंडा जो है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट में इन चारों सेक्शन पे फोकस किया गया है, यूथ, पुअर, वुमेन एंड फार्मर्स। ये चारों सेगमेंट पे फोकस जो है ये किया गया है। एंड विकसित भारत का जो 2047 का जो टारगेट है ये अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरिम बजट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो एक्चुअली 2023 अगस्त 2023 में ही लॉन्च की गई थी, जब विश्वकर्मा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, तो उसके साथ ये लॉन्च की गई थी और वो थी लखपति दीदीज विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये 4 सेगमेंट जो है सोसाइटी के, इन चारों पे फोकस किया गया है और जिसमें पुअर, वुमेन, यूथ एंड फार्मर्स को कंसिडरेशन में लिया गया है। तो ये एक पार्ट यहाँ पे डिस्कशन में है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, जो आर्टिकल है यहाँ पे दिया हुआ बजट से लिंक करता हुआ। तो यहाँ है नेट जीरो गेन फॉर जॉब गारंटी। अभी ये जॉब गारंटी मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है, और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो 2005 में आई हुई सबसे बड़ी स्कीम कंसिडर किया जाती है, और उसे कहा जाता है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम के बारे में कहा गया है कि ये नेट जीरो गेन है, मतलब यहाँ जो भी एलोकेशन किए गए 86,000 करोड़ के रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये पता होना जरूरी है। ये स्कीम जो है ये पहले तो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एक साल में। इट प्रोवाइड्स 100 डेज एम्प्लॉयमेंट राइट आउट ऑफ 365 डेज टू द अनस्किल रूरल पॉपुलेशन, अनस्किल रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो इसका एलोकेशन जो है इसको नेट जीरो गेन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो एलोकेशन है जो पहले था उतना ही रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं गेन होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से इश्यूज भी हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप वेस्ट बंगाल में स्कीम रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करप्शन रिलेटेड इश्यूज डिस्कशन में आए, इसीलिए एलोकेशन जो है इसको इतना ही रखा गया है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है, मैं कहूँगा दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखोगे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चरल दैट इज फार्मिंग एंड फिशिंग, फिशरीज, इसको थोड़ा सा फोकस में रखा गया है। तो ये एग्रीकल्चरल, एक तो ये चीज़ हमें पता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023-24 का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर आप जाते हो तो 65% पॉपुलेशन इट इज़ अ रूरल पॉपुलेशन, राइट, एंड 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलोकेशंस किए गए। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के एलोकेशन जो है ये बढ़े हैं, राइट, इंटरिम बजट में, इस बजट में बढ़ाए गए हैं। और अगर आप स्कीम्स में देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स यहाँ पे जो है, जो डिस्कशन में है,
वो स्कीम्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर से पूरी तरीके से लिंक करती है, और वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। इट इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, 2015 में आई हुई की स्कीम है ये, लेकिन यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को अगेंस्ट द क्रॉप फेल्यूर। तो ये इसके अलोकेशन जो है ये बड़े हैं। देन पीएम किसान सम्मान निधि, यहाँ पे भी एलोकेशन जो है इनको सेम रखा गया है, लेकिन जो पीएम किसान मानधन योजना जो है यहाँ पे डिक्रीज हुए एलोकेशन। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा आपको मैं क्यों बता रहा हूँ इन डेप्थ में, क्योंकि जहाँ एलोकेशन बड़े हैं, ये एलोकेशन बड़े हैं ये 3 स्कीम्स में, फसल बीमा योजना हो या सम्मान निधि हो, लेकिन मानधन योजना जो है यहाँ पे एलोकेशन जो है ये कम किए गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे डिस्कशन में रहेगा। और ये जो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि जो है ये स्मॉल फार्मर्स के लिए, देखिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें जिस पे क्वेश्चंस आता है। तो ये जो स्कीम्स है इस पे थोड़ा सा इस इंटरिम बजट में फोकस किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो डिस्कशन का पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही कि बजट में जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो चेंजेस है, राइट, वो चेंजेस हमने देखे कि किस तरीके से एलोकेशन जो ये बढ़े है। और जो मैं कह रहा था कि MS स्वामीनाथन कमेटी का जो फॉर्मूला है, राइट, उस फॉर्मूला को, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MS स्वामीनाथन कमेटी ने जो फॉर्मूला MSP जो है ये कैलकुलेट करने के लिए दिया है, उसको C2 + 50% फॉर्मूला कहा जाता है। तो MSP डिक्लेयर करने के लिए C2 + 50% फॉर्मूला यूज किया जाए। C2 में 2 चीजें हैं, एक तो लैंड की जो कीमत है, राइट, रेंट, लैंड का रेंट जो है इसको भी कंसिडर किया जाए, और उसके साथ जो टोटल एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन के लिए उसकी 50%, राइट। तो ये पार्ट जो है C2 + 50% यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से हमें चीजें एक्सट्रैक्ट करते आएगी। इस पे आपको क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। और ये पार्ट जो है MS स्वामीनाथन कमेटी का जो फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमें पता है कि एग्रीकल्चरल बिल जो है ये विड्रॉ किए गए, और उस टाइम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, और इसमें MS स्वामीनाथन फॉर्मूला जो है जिसमें C2 + 50% का जो पार्ट है इसको फोकस किया गया है। और C2 + 50% में मैंने जैसे कहा कि दोनों चीजें, C2 मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ रेंट ऑफ द लैंड का जो रेंट है वो भी कंसिडर किया जाए, प्लस कैपिटल कितना लगता है वो भी कंसिडर किया जाए, एंड 50%, एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल, राइट, ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, उसकी 50% इनको कंपाइल करके MSP में ऐड किया जाए, तब MSP जो है ये बनाई जाए। तो ये बिल्कुल डिमांड थी, और ये फॉर्मूला जो है MS स्वामीनाथन कमेटी ने दिया है, लेकिन ये अभी डिस्कशन में है, और इसको लेकिन जो बजट में है यहाँ पे साइलेंस ही रखा गया है। अभी हम आते हैं जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज जो मैंने बताई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रिलेटेड विद द डेयरी फार्मर्स, राइट, रिलेटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। तो डेयरी फार्मर्स, डेयरी रिलेटेड एक्टिविटीज जो है, क्योंकि करेंटली जो है लाइव स्टॉक में भी हमने देखा कि डिसीजेस के बारे में, राइट, फुट एंड माउथ डिसीजेस जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में थे कुछ टाइम पहले। तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में 2 इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है, एक जो आती है, राइट, दैट इज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एंड सेकेंड वन इज द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे फोकस किया गया एलोकेशन में और बजट में। इट इज समथिंग रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एंड फिशरीज के लिए जो मैंने कहा, फिशरीज के लिए भी फोकस किया गया है। फिशरीज के लिए 2 टाइप की फिशरीज है, इनलैंड एंड एक्वाकल्चर। हमें पता है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि फिशिंग में एक तो फ्रेश वाटर लेक जो है या फ्रेश वाटर रिवर में होने वाली फिशिंग, एंड दूसरा ओशियन वाटर में होने वाली फिशिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भी एलोकेशन जो है
ये बढ़ाए गए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए डिस्कशन में। इसके बाद जो एरिया जो है जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो है एजुकेशन। मैंने कहा एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो स्कूल एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इस पे थोड़ा सा फोकस किया गया है। तो हायर एंड स्कूल एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से क्या क्या स्कीम्स है जो यहाँ पे काम कर रही है और इस पे एलोकेशन किस तरीके से बढ़ाया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो स्कीम्स सच एज प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइट, ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो पीएम श्री जो स्कीम है इट गॉट द ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एलोकेशन देन लास्ट बजट, मतलब लास्ट बजट से 50% की एलोकेशन बढ़ी है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, राइट। एंड टोटल एलोकेशन भी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में बढ़ा है, लेकिन जैसे मैंने कहा इंटरिम बजट है, जुलाई में वापस से बजट आएगा तब ये एलोकेशन और बढ़ेंगे, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाए गए हैं। और उसमें अगर और एक आप देखोगे तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहले यही स्कीम को मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, राइट। देखिए वही स्कीम है जो मिड डे मील स्कीम होती थी, उसका ही नाम अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जो है वो दिया गया है। और इस मिड डे मील स्कीम के भी एलोकेशन जो है ये पहले से बढ़े हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि किस तरीके से जो हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम आते हैं सब्सिडीज के पार्ट पे। अभी सब्सिडीज में एक तो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है एंड फूड सब्सिडी, ये दो चीज़ें ज़्यादा फोकस की गई इस बार के बजट में। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में डिक्रीज किया गया है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो है ये कम की गई। और हमें पता है कि सब्सिडीज जो है ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आती है, ये इससे एसेट क्रिएट नहीं होते हैं। तो सब्सिडीज में सेंटर ने ये सब्सिडीज को गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है और इसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक तो यूक्रेन क्राइसिस भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमें वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे अगर हम डिपेंड करते हैं तो अगेन हमारा एफडी का जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, जो मैंने बताया 5.1% रिवाइज किया गया है 2025 तक, तो ये टारगेट अगर अचीव करना है तो हमें ये सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा और इसलिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जो है फोकस करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो एजेंडा है उसके तहत हमें सब्सिडीज को जो है बिल्कुल कम करने के लिए खुद का इंडिजिनस प्रोडक्शन जो है ये बढ़ाना पड़ेगा। देखिए इंडिजिनस प्रोडक्शन मतलब इंपोर्टेड जो यूरिया है स्पेसिफिकली, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है यूरिया, और इसीलिए हमने इस इंडिजिनस प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इस पे क्वेश्चन जो है प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो है हमने नैनो, राइट, नैनो यूरिया जो है इस पे फोकस किया है। नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो यूरिया मतलब ये एग्जैक्टली क्या है, इसको नैनो डीएपी कहा जाता है, नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट, नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये इंडिजिनस यूरिया कंसिडर किया जाता है क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद का यूरिया बनाएंगे। और नैनो यूरिया का रिलेवेंस क्या है, तो नैनो यूरिया जो है ये सारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब हमें पूरे इंडिया का अगर हम जोन वाइज गए तो हमें पता है नदर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल, सदर्न प्लेन्स पेनिनसुलर प्लेट्यू, sorry not southern plains, the peninsular plateau, the region of peninsular plateau, the Himalayan region, the coastal plains, ठीक है, आइलैंड रीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉइल क्लासिफिकेशन में आपको 7 टाइप्स ऑफ सॉइल जो ये मिलती है और इसके बेसिस पे ये जोन्स भी डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इनको हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कहते हैं। तो सारे जोन्स में ये यूरिया काम कर सकता है इफिशिएंटली, इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है ये किया गया है, ठीक है। अगर आप फूड सब्सिडी पे आते हो तो फूड सब्सिडी के एलोकेशन बढ़े हैं, लास्ट ईयर से फूड सब्सिडी के एलोकेशन बढ़ाए गए हैं और उसमें उस पर्टिकुलर फूड सब्सिडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है
दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, राइट, जी का आई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस पे फोकस किया गया, एलोकेशन बढ़ाए गए। तो कहीं ना कहीं फूड सब्सिडी के एलोकेशन बढ़ाए गए और फर्टिलाइजर सब्सिडी के एलोकेशन जो है ये कम किए गए। अभी हम आते हैं सोलर पैनल्स पे। मैंने पहले ही कहा, जो पहले आर्टिकल में उन्होंने जो डिटेल रोड मैप डिस्कस किया है उसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है इसके यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरेशन ऑफ पावर। तो पावर जनरेशन के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में हो, इसीलिए ये जो स्कीम है दैट इज प्राइम मिनिस्टर सर्वोदया योजना, ये स्कीम जो है ये डिक्लेयर की गई है और इसके तहत जो है 1 करोड़ रूफ टॉप पे जो है सोलर पैनल जो है ये इंस्टॉल जो है ये गवर्नमेंट जो है ये करने वाला है। तो इसका भी बेनिफिट जो है स्पेसिफिकली होगा दी रूरल पॉपुलेशन को, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है इसका यूज़ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इस गवर्नमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहा है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें कोल सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, और कोल डिफिशियंसी के वजह से हमें पता है कि जो कोल है हमारे यहाँ जो मिलता है ये कोल लो क्वालिटी कोल है। कोल के टाइप होते हैं एंथ्रासाइट, ब्यूटामिनस, सेमी ब्यूटामिनस टाइप ऑफ कोल, पीट। तो जो एंथ्रासाइट है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। तो कोल का जो डिफिशियंसी है क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा हुआ इसलिए हम लोग सोलर पे फोकस कर रहे हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर बजट में। तो ये बजट का सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है एग्जाम ओरिएंटेड जो है हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द पार्ट ऑफ दी सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अभी हम आते हैं कि टैक्सेशन रिलेटेड पार्ट। तो टैक्सेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं टैक्सेशन में, लेकिन टैक्सेशन में अगर आप देखोगे तो टैक्स एग्जम्पशन जो है ये बिल्कुल एक्सपायरी डेट फॉर स्टार्टअप के लिए टैक्स एग्जम्पशन जो है ये बढ़ाया गया है। तो ये राहत जो है ये दी गई है। एमएसएमईज को फोकस किया गया है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है इनको ज़्यादा फोकस किया गया है अगेन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है। तो इसके बेसिस पे टैक्स एग्जम्पशन जो है ये बढ़ाए गए हैं। ये एक पॉइंट है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी हम आते हैं हेल्थ सेक्टर पे। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखोगे तो हेल्थ सेक्टर में भी एलोकेशन जो है एक्चुअली बढ़ाए गए हैं। और हेल्थ सेक्टर में हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी था, ये हमें पता चला है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लिए गए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। और तो इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या किया गया, इस पर्टिकुलर स्कीम में आशा वर्कर्स को भी जो है एक्सेप्ट किया गया है। मतलब ये स्कीम जो है ये एक्सटेंड की गई है आशा वर्कर्स के लिए। आशा वर्कर्स जो होते हैं जिनको एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है, राइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दी हेल्थ सेक्टर, राइट। तो ये आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो है इनको भी आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें एक्सेप्ट किया गया है, और उससे ही उस कॉन्टेक्स्ट में एलोकेशन जो है ये बढ़ाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कहा जाता है। इसके साथ यूविन प्लेटफॉर्म जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे एलोकेशन बढ़ाए गए। यूविन प्लेटफॉर्म जो है जिसमें हम इम्यूनाइजेशन पे फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में थी कोरोना पैंडेमिक के टाइम। तो इसलिए यूविन प्लेटफॉर्म जो है इसमें इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के अंडर यूविन ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी हेल्थ सेक्टर में अलग तरीके से फोकस किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा फोकस एरिया रहा है कोरोना पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट का।
इसके साथ जो HPV है, राइट, वायरस का वैक्सीनेशन जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए होता है, जिससे गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर होने की जो है बिल्कुल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, और इसीलिए HPV वैक्सीनेशन जो है इस पे फोकस किया गया है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर के एलोकेशन में। स्किल ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे तो स्किल इंडिया मिशन के अंडर जो है हेल्थ सेक्टर तो ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट है, तो इसीलिए इसमें यूथ को भी ट्रेन किया जाए, इसलिए जो इंस्टीट्यूट्स है जिसमें एम्स जब से ज़्यादा आती है, और एम्स का नई एम्स जो है ये बनाई गई है, ये ऑलरेडी हमें पता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है, राइट, आंगनवाड़ी सेंटर्स को भी अपग्रेड किया गया, और आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है उनको अपग्रेड करने के बाद इनको सक्षम आंगनवाड़ी, राइट, ये पर्टिकुलर फ्रेम में लिया गया है, जो नाम दिया गया है दैट इज सक्षम आंगनवाड़ी। और उसके साथ जो पोषण 2.0 वर्जन जो है ये भी लिया गया है। पोषण 2.2 वर्जन जो है ना, ये ICDS जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, राइट, उसका ही एक पार्ट है पोषण 2.0, उसका पार्ट मतलब उससे रिलेट करता है। तो उसके अंडर क्या किया जाता है, उसके अंडर टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन ऑफ डिलीवरी एंड इंश्योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स जो है उनके लिए ये स्पेसिफिकली पोषण 2.0 वर्जन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं ये इतना स्ट्रेस देके आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे कवर अप की गई है। तो आशा वर्कर्स जो है इन पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है ये किया गया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है। तो एम्प्लॉयमेंट में अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट में जैसे मैंने कहा कि ये जो 4 सेगमेंट है, राइट, इस पे फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट में। और 4 ये देखिए यहाँ पे, राइट, 4 सेगमेंट जो है, 4 सेगमेंट में कौन कौन आता है, 4 सेगमेंट में आता है पुअर्स, फार्मर्स, राइट, यूथ एंड दी वुमन, पुअर, फार्मर्स, यूथ एंड वुमन, इनको फोकस किया गया। और उसमें सबसे ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है जिनको MSMEs कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको ज्यादा फोकस किया गया है, राइट। ये इन पे ही इनके ही स्टार्टअप मिशन जो है इसके एलोकेशन बड़े हैं और इनमें ही फोकस किया गया है। और वुमन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट वुमन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम है जो रोड मैप में हमने देखी, दैट इज लखपति दीदी। ये स्कीम जो है, ये स्कीम 2023 अगस्त 2023 में अनाउंस की गई है, लेकिन इसके एलोकेशन जो है ये बढ़ाए गए। लखपति दीदी स्कीम जो है, ये स्कीम के अंडर बेसिकली क्या फोकस किया गया है, ये की स्कीम के अंडर टू ट्रेन द वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप so that they can earn the sustainable income of at least 1 lakh per annum by setting micro enterprises within the villages, their villages। मतलब रूरल वुमन के लिए वुमन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये स्कीम जो है ये बिल्कुल लॉन्च की गई है। इसमें एटलीस्ट 1 लाख रुपीस का पर एनम का इनकम रूरल वुमन को मिले, इस कॉन्टेक्स्ट में इनको माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब अगेन MSMEs का ही पार्ट हुआ वो सेटअप करने के लिए जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। एलोकेशंस उसके लिए बड़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के पार्ट में, वुमन एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद हम आते हैं न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री। ये भी एक पार्ट है डिस्कशन में। अभी बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री जो है ये हमें पता है कि जो पॉलीमर्स है उनका यूज़ बढ़ा है और ये नॉन डिग्रेडेबल है, इसीलिए इसके यूसेज में हम ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शन लाते हैं। 3R वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है, राइट, रीयूज, रीसाइकल, राइट। ये जो बिल्कुल पार्ट है पॉलीमर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं ये कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो है ये बनाए जाए। और ये बायोडिग्रेडेबल एज अ नेम इंडिकेट, अगर वो बायोडिग्रेडेबल रहेंगे तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल
ओके, सो बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स है इन पे फोकस किया गया है, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक्स, राइट, बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायो एग्रीकल्चर इनपुट्स, तो ये बनाने का एक टारगेट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसको बायो इकोनॉमी, ये वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है, और इसमें ये बायो इकोनॉमी जो है ये कंट्रीब्यूट करने वाली है अराउंड $300 बिलियन टू द इंडियन इकोनॉमी बाय 2030, और इसीलिए इस पे बहुत ही स्पेसिफिक फोकस इस बार के बजट में हमें दिख रहा है, इंटरिम बजट में, कि किस तरीके से इसको फोकस किया गया है, और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी के अलोकेशंस को बढ़ाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन में, आप देखोगे। अभी हम यहाँ पे आते, राइट, जो टूवर्ड्स एंड हम आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एलोकेशन है हम वो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल, पोर्ट, रोड्स, राइट, एंड एयरवेज, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें अभी बुलेट ट्रेन का भी जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें किया गया है। तो यहाँ पे जो अलग अलग कॉरिडोर्स है, राइट, ये बनाने का जो पार्ट है इसमें एलोकेशंस जो है ये बड़े हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कॉरिडोर्स है, मेजर कॉरिडोर जिसमें एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर जिसमें रेल सागर जो उसका नाम है, राइट, ये ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, लेकिन इस पे पीएम गति शक्ति के अंडर, लास्ट बजट में पीएम गति शक्ति जो स्कीम है उसके अंडर ये आते हैं, लेकिन इसके एलोकेशंस बड़े हैं। इवन हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रोड्स एंड अमृत चतुर्भुज, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिस्कशन में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है जिसपे थोड़ा सा अलग तरीके से फोकस किया गया है, मतलब जहाँ एलोकेशन जो है ये कम किए गए हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द उड़ान, द स्कीम उड़ान, जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, दिस इज द स्कीम विच इज रिलेटेड विद द एयर कनेक्टिविटी अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इस स्कीम के अंडर जो है एलोकेशन जो है ये कम किए गए। देखिए यहाँ पे उड़ान, राइट, सो उड़ान जो स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, ये 2014-15 की स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ कहीं ना कहीं 60% से इसके एलोकेशन कम किए गए हैं, बट बाकी जो सेगमेंट है, राइट, रोड हो, ठीक है, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, यहाँ पे एलोकेशन जो है ये बढ़ाए गए हैं। और बुलेट ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ये बनाया गया है, और इस पे भी फोकस जो है किया गया है, इस पे भी एलोकेशन जो है ये बड़े हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से बजट में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। जो इम्पॉर्टेंट है ये मैंने डिस्कस की। अभी जो एडिटोरियल का जो सेक्शन है, जो हम एक्चुअली रेगुलरली डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम एनालिसिस में जाते हैं, कि यहाँ पे तो हमने बजट में जो बातें एक्चुअली डिक्लेयर की गई है, इंटरिम बजट जो है ये बजट में, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस की। लेकिन इसके जो प्रोज एंड कॉन्स जो है एग्जैक्टली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एडिटोरियल आया हुआ है, जो एक्चुअली हमारा सीरीज़ है, तो हम आगे के सेशन में इस एडिटोरियल एनालिसिस पे जो है हमारा जो एक्चुअली जो पार्ट है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।